नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हमारा ये प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। अपने इस प्रोग्राम में आज एक बार फिर से हम राजनीति में मची हलचल की बात करेंगे, साथ ही साथ धार्मिक यात्रा की बात होगी और कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सर का बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों के साथ। सर, पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने 3 पर जीत हासिल कर ली है और कांग्रेस 1 सीट पर जीत गई है। तो पहले तो इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है और झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी हुई है। तो इन सारे नतीजों पर आपकी क्या चर्चा है? देखिए, पहले पंजाब पे जहाँ जी। बैठे जो हमारा बिल्कुल। स्थिति है, मैंने अगर याद हो तो पिछली दफा बोला था कि आम आदमी पार्टी दांव वाली स्थिति में है, बिल्कुल। क्योंकि अकाली दल इस चुनाव में उपचुनाव में नहीं नहीं आया। आ रहा। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें अकाली दल को 13%, 13.4 मिले थे या 13 मिले। तो वो 13% जो मत था वो भाजपा को नहीं जा सकता था। और जो अकाली सोच के हैं उनको ये भी सब पता है कि अगर हम कांग्रेस को मजबूत करते हैं तो आने वाले दिनों में वो हमें परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनके पास विकल्प यही था कि आम आदमी पार्टी को दे, 2027 तक का स्थिति बनेगी, फिर उसके बाद से। दूसरा उनका ये था कि अगर आगे जो आने वाले चुनाव हमारे नगर निगम के हैं, तो आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो 3-1 की, जो मेरे को तो था 4-1 पर जो बरनाला में उनकी हार हुई है, बिल्कुल। वो उनका जो लोकल प्रधान था, लीडर, वो बागी होके खड़ा हुआ टिकट की नाराजगी के कारण, और उसको 16,000 के करीब मत मिले और वही उनके आम आदमी पार्टी के हार का कारण। नहीं तो 4-0 की स्थिति बननी थी। अब भाजपा की आपने बात की तो भाजपा केवल एक, मैं समझता बरनाला में केवल ढिल्लों जो है उनको 16,000 के कितने मत मिले हैं, 16,000 से अधिक मिले हैं। तो वो मैं समझता पार्टी को नहीं मिले इतने। पार्टी का एक रहता है परसेंटेज, क्योंकि दूसरे अगर हम 3 उम्मीदवार जो भाजपा देखे तो वो भी तीसरे पे है, ये भी तीसरे स्थान पे है, लेकिन जो मत मिले हैं उनका अंतर बहुत ज्यादा था। तो ये केवल लोगों का अपना निजी जो एक छवि भी है, और दूसरा जो प्रबंधक स्तर होगा चुनाव लड़ने का वो अच्छी तरह लड़े। तो ये एक पंजाब के जो मुद्दे हैं उसमें जो उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की वापसी, क्योंकि लोकसभा में उनको झटका लगा था और उस झटके का उन्होंने इस उपचुनाव में अपने आप को रिकवर कर लिया। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को एक उत्साह मिला था, पर अब ये दोनों की बीवियां जो उनके विधानसभा के जहां से जीत के आए थे, चाहे राजा वड़िंग था या तो रंधावा, दोनों की पत्नियां हार की। इसका मतलब है कि उनका अति आत्मविश्वास अपने आप में कि हम इस एरिया में कोई और आ नहीं सकता, और लोगों से कट जाना। जब आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हो तो स्थानीय लोगों से आप कटने शुरू हो जाते हैं। तो लोग भी ये समझते हैं कि अगर इनमें ये परिवारवाद भी आ गया, और ये गद्दी डेरा बाबा नानक तो पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े स्थिति थी, तो वो मैं समझता लोगों ने वो एक संदेश दिया, मैं नहीं परिवारवाद नहीं, या एक चीज ये ना अपने जेब में ना समझे जाए कि लोग उनके पॉकेट में जो जैसे वो सोचते हैं वो करेंगे। लोगों ने अपना एक संदेश दिया। आम आदमी पार्टी, मैंने पहले कि आम आदमी पार्टी के लिए जो एक छवि लोकसभा चुनाव में कमजोर हुई थी, वो उन्होंने कुछ स्टेप दिए भी पीछे अपने आप संगठन में भी। जैसे प्रधान बदले, मुख्यमंत्री ने स्वयं ही बोल दिया कि मुझे ना, तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन था, उन्होंने किया और संदेश भी चला गया कि हाँ वो सिंसियर हैं, आम आदमी की समस्याओं से उनके परिवारवाद अहम अहंकार बीच में नहीं है। वो एक संदेश चले गया, उस संदेश का उनको लाभ बोला, अकाली का ना होना उनको लाभ मिला। अगर नगर में भी इस चीज का आम आदमी पार्टी को लाभ मिलेगा। हाँ, सर मैं यही पूछने वाली थी कि नोटिफिकेशन जारी हो गई है पंजाब में नगर निगम चुनाव आने पर, वाले इसका असर पड़ेगा किसी समय भी अनाउंस हो जाए डेट, तो ये लाभ वाली चीज। अब रही आप महाराष्ट्र में आ जाए, महाराष्ट्र में
इस जीत को अगर आप लें तो ये हिंदुत्व और सनातन की जो एक लहर चली थी, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये इसको प्राथमिकता दी मतदाता ने। इसका कारण क्या है? एक तो है तत्काल कारण, जैसे विधानसभा चुनाव में उलमाओं ने अपनी डिमांड रखी, हज के लिए इतना चाहिए, इसको दूसरा एक मौलाना ने अपनी लिस्ट ही जारी कर दी कि ये कैंडिडेट है, हमारे सिपह सलार राहुल गांधी है, हमारा शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हमारे सिपह सलार हैं, और एक एनजीओ ने कहा कि अगर सनातन को समाप्त करना है, जब मोदी को हराना है, मोदी प्रतीक है सनातन संस्कृति के आज के, तो हराना हमारे लिए एक धार्मिक कर्तव्य काम है या कर्तव्य बन के रूप में, उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट किया, उसका विकल्प बना कटेंगे तो बटेंगे। और इससे पहले मैं कहूँ 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, वो भी एक संदेश था, क्योंकि एक एमपी सीट थी जहाँ पे 2 लाख वोट मतदाता ने, उसमें से 90% जो मुस्लिम थे उन्होंने एन ब्लॉक दूसरे भाजपा के विरुद्ध डाले। बिल्कुल। तो ये एक संदेश मतदाताओं को महाराष्ट्र था कि अगर इसी तरह उलमाओं और ये कट्टरपंथी या अलगाववादी जो भी अपना आगे आ रहे हैं तो उनको चेक करना जरूरी है। एक इसका दूसरा भी देखें, वायनाड में जो प्रियंका गांधी को जो लोग, वो भी आज का संदेश है कि 4 लाख वोट से, तो वो क्योंकि मुस्लिम आबादी है सारी, तो वो कैसे मुस्लिम मतदाता सोच रहा था, उसकी प्रतिक्रिया अब हिंदू मतदाता में आ रही है। वो भी जागरूक हो रहा है कि अगर इस तरह मतदान चलना है, अब स्थानीय मुद्दे नहीं रहे, अब विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई। तो ये एक अपने आप में एक नए बदलाव आ रहा है। जो तुष्टीकरण की राजनीति की स्थिति थी, उसका जवाब अब झारखंड में देखिए, भाजपा की सीट है, बेशक वहाँ पे कांग्रेस और उसमें झारखंड में 2 कारण आ सकते हैं। एक तो हिंदुत्व के कारण बीजेपी बच गई, नहीं तो सफाया वहां पे भी हो सकता है, उसकी सीटें मिल गई। उसका हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी कबीलों पर, जब इन्होंने अंदर किया लोकसभा चुनाव से पहले, तो वो नायक बन के उभरा। लोगों को लगा आदिवासी कि हमारा जो नायक था उसको प्रताड़ित किया है, तो वो नायक से उसकी छवि और मजबूत हो गई। तो उसका दूसरा, उसके खिलाफ जो प्रचारक उन्होंने बनाया वो हेमंत बिस्वा जो असम का था, तो स्थानीय और बाहर का भी बीच में थोड़ा सा मुद्दा, तो वो झारखंड में भाजपा को वहां पे झटका लगा। पर बचाव भी इसी कारण हुआ कि एक तो इसी तरह यूपी के आप उपचुनाव में देख सकते हैं, वहां भी जो यादव और दलित की जो बनी थी वो टूट गई। अब 7-2 के जो चल रहे हैं, अंतिम निर्णय तो एक आधा आगे पीछे होता है, पर 7-2 की लीड उनकी चल रही है। तो ये टोटल जो झारखंड उपचुनाव और यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय राजनीति में एक मंथन दौर या तब्दीली चल रही है, विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गया। और इसमें जो मैं समझता हूँ जिसने मुल्लाओं ने और जो किया, एक जो विश्ववान भी चले, जो भाषा जो इस तरह के बुला गया सनातन के प्रति, देश के नेताओं के प्रति, वो दोनों तरफ से था, किसी का ज्यादा किसी का कम। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मतदाता को समझ लगी, मतदाता ने अपने हिसाब से अपना संदेश दे दिया। आप पार्टी अपने अपने स्तर पे सोचें भी क्या करना क्या होना, संदेश तो मतदाता ने दे दिया और स्पष्ट दे दिया। बिल्कुल जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उद्योगपति गौतम अडानी की। सर, उद्योगपति गौतम अडानी पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। अब इन आरोपों से देश की सियासत गर्मा गई है और इस मामले में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये घटनाक्रम एक सोची समझी, मैं समझता हूँ कि जो डेवलप कंट्री अमेरिका की एक योजनाबद्ध साजिश में, वर्ड साजिश में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जिस आदमी ने जिला स्तर पे अमेरिका में जो अडानी ग्रुप के खिलाफ लिखा है, रिश्वत के दिए हैं, वो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नॉमिनी बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन। जो बाइडेन की सरकार अब 2 महीने है, जनवरी तक बदल जानी सारे। हाँ। तो जाते जाते कि जो बाइडेन की जो भारत विरोधी नीति वो सबको पता है, और उसके साथ ट्रूडो थे कनाडा के। अब कनाडा के आवाज सुर बदले हैं। आजकल में था कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जो प्रधानमंत्री या डोवेल या इनके नाम के साथ हमारे पास सबूत नहीं है, और उन्होंने जो पहले सख्तियाँ रखी थी उसको भी ढील दे रहे हैं कनाडा। तो जो बाइडेन ने जाते जाते मैं समझ, क्योंकि उनको लगता है कि इस समय भारत की इकोनॉमी स्टेबल है,
दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है, शेयर मार्केट बड़ा सॉलिड है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो जो बाइडेन का एक तीर से कई निशाने थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे अपोजिशन पार्टी एकदम कांग्रेस उठी, उसके सहयोगी उठे, भाई अडानी को अंदर कर दो जी, फलाना कर दो जी, सारी बातों को। शेयर मार्केट एकदम टूट गई, अडानी की कंपनियां घाटे में चलेगी, छवि देश की भी और प्रधानमंत्री दोनों की एक प्रश्न चिन्ह लगा। उस अडानी ग्रुप की तो कमजोर हुई, पर सारी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। अब एक दिन बाद, 2 दिन बाद शेयर मार्केट 5 लाख करोड़ टूटी तो 7 लाख करोड़ बढ़ गई। इसका मतलब स्टेबल, लोगों को समझ लग गई भी ये गड़बड़ है कहीं। अब जो अडानी की कंपनी है, देखिए जो कानून की बात है, पहले हिडनबर्ग में भी ऐसी शिकायत लगी थी, उस समय भी इसी तरह टूटे थे शेयर, उस समय टूटे थे। अब जो जिन प्रदेशों में की सरकारों पे लगे कि उनसे रिश्वत दी गई, वो चारों अपोजिशन पार्टी की थी, भाजपा की उसमें कोई सरकार ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि देखो, कानून चाहे वो अमेरिका का चाहे भारत का, कानून से ऊपर तो कोई नहीं। वहाँ पे केस दर्ज हुआ, पर साथ में अब ट्रंप की जो व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आ गई, भी ट्रंप सरकार आएगी तो इसको सारा भारत और अमेरिका का रिश्ते देखते हुए उस हिसाब से इसका रिव्यू भी किया जाएगा। और ये होगा यही अल्टीमेटली कि जब ट्रंप सौगंध लेंगे, आपस में कोई कंप्रोमाइज हो, कुछ हो, तो ये बात खत्म होगी। क्योंकि ये सिर्फ एक देश की सरकार को बदनाम करने के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खत्म करने, जो हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमी है उसको झटका देने के लिए एक जो बाइडेन का जाते जाते एक मैं समझता तोहफा भारत को था। वो हमें बतौर भारतीय हमें ये सोचना चाहिए कि एकदम रिएक्ट करने से पहले हम सोचें कि देश हित में क्या है। बिल्कुल। ये दोनों बातें जो बाइडेन ने अगर बांग्लादेश में जो कराया वो भी भारत के विरुद्ध था, पाकिस्तान में जो करा रहा है वो भी भारत के विरुद्ध था, फिर जाते जाते भारत के विरुद्ध ये भी एक काम कर गया। तो हमें ये सारी चीज को इस हिसाब से लेना चाहिए। कानून वहाँ की अदालत है चाहे यहाँ की, उसमें भी अभी 4 सुप्रीम कोर्ट, अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू भी नहीं है, आरोप लगे हैं, आगे चलनी चाहिए। तो हमें तत्काल जो रिएक्ट करते हैं, ये हमें मैं समझता हूँ भारतीय के परफेक्टता के विरुद्ध जाती है। हमें मैच्योर्ड एक नेशन की तरह डील करना चाहिए कि हमारे नेशन की जो रेपुटेशन और इकोनॉमी है उसके खिलाफ तो कोई षड्यंत्र नहीं है। अगर कानून है तो कानून तो अपना काम करेगा ही। तो अडवाणी भी आज की डेट में अगर कटघरे में है तो उसको अपना बात कहने की उन्होंने इनकार किया कि जो आरोप निराधार है। हिडनबर्ग के समय भी उन्होंने किया था, बाद में वो चीज़ साबित हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी और सीबीआई ने यहाँ पे जांच करके उसको क्लीन चिट दे दी थी। अब फिर वो स्थिति होगी। बस मेरा इतना कहना है कि ये भारतीय जो छवि है भारत के, उसको खराब करने के लिए एक बड़े नेशन का एक षड्यंत्र था या साजिश थी, जो मैं समझता हूँ कि समय के साथ खत्म हो जाएगी। इसको बहुत गंभीरता से लेने के लिए नहीं, कानून है वो अपना काम करेगा। हमें उतना मतलब निराशाजनक स्थिति में नहीं जाना चाहिए। जी। आगे प्रोग्राम में चर्चा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। सर, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता यात्रा की जो है वो शुरुआत की है और 10 दिवसीय ये यात्रा 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अब सवाल ये है कि सनातन धर्म और राजनीतिक दलों के लिए सॉफ्ट टारगेट रहे हिंदू वोट बैंक के लिए ऐसी यात्राएं कितनी अहम है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन जैसी मांग उठी है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? इसको राजनीति से मैं अलग करना चाहता हूँ। अल्टीमेटली राजनीति से जुड़ जाती है, पर अभी जो मैं कहता हूँ ये यात्रा एक देर से उठा कदम मैं कहता हूँ, सही दिशा में पर देर से उठा है। तो इसलिए कहता हूँ कि देखिए दुनिया की अगर हम नज़र मारें तो 3 बड़े धर्म हैं, ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म। और अगर भारत के हिसाब से देखें तो हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन, बौद्ध और जैन, ये 4 आ गए। अब पहले जो 2 धर्म है उनकी संख्या और देश ज़्यादा, उन दोनों के निशाने पे हिंदू धर्म है, वो बाहर से हैं तो, और उनको यहाँ पे लोकल जो जैसे महाराष्ट्र में उठे हैं, वो इस समय वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, ये सारे उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो टारगेट होता है हिंदू। और हिंदू इस समय एक तुष्टीकरण नीति, देखो आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय भी संतों ने खिला था, वंदे मातरम का जो नाटक चला था वो संतों को थ्रू आया था। तो वहाँ से निकला था आनंद मठ के उनका। तो
ये अगर हम युगों की बात करें, चाहे त्रेता करें, द्वापर की करें, कलयुग करें, तो संतों, महात्माओं और जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने जब भी सनातन पे या संस्कृति पे, धर्म पे या संकट आया तो वो आगे आए हैं। बिल्कुल। तो इस आज़ादी के बाद जो तुष्टिकरण की नीति बढ़ी, देखिए आज़ादी के तत्काल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय भी संत महात्मा इकट्ठे हुए थे, गौ रक्षा की बनी थी, इसी तरह इंदिरा गांधी के समय बनी, और उस समय गोलियां चली, दबाया दिया गया, और उसके विकल्प में तुष्टिकरण की नीति शुरू हो गई, वो बाहर। तो अब जो संख्या का शुरू हो गया है कि हमने जिस जिस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता बढ़ गए हैं, उनका सोच अलग होती जा रही है। जिस देश में बढ़ गए, बांग्लादेश देखें, पाकिस्तान देखें, अफगानिस्तान देखें, या और इस्लामिक कंट्रीज आए, तो धर्मांतरण भी हो रहा है, ज़बरदस्ती भी हो रही है, सब कुछ। और भारत में भी जब ये बात शुरू हो जाए कि हमने करना, तो भारत का अस्तित्व भी सनातन संस्कृति है। बिल्कुल। भारत में अगर आज हिंदू, मतलब सनातन संस्कृति में शब्द जो होता, तो वो कमज़ोर होते, तो इसका मतलब हिंदू धर्म वाले भी गए, सिख धर्म वाले भी खतरे में, बौद्ध और जैन वो भी गए, क्योंकि उनकी तो परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। तो अगर इस फुलवाड़ी में सारे फूल खिले रहें और उनकी महक बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सनातन संस्कृति और धर्म जिंदा रहे। अब ये विचारधारा की लड़ाई है। भगवेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी इसी के, उन्होंने जात पात से ऊपर उठने की बात की, संसद, सनातन संसद की। अब अगर वक्फ बोर्ड बन सकता तो सनातन संसद बोर्ड बन सकता है। दुर्भाग्य यह है कि इस देश की त्रासदी या हिंदुओं की त्रासदी यह है कि मंदिरों से करोड़ों अरबों रुपया मिलता भी है दान के रूप में जो आता है, उन पे कंट्रोल है सरकारों का, जबकि दूसरे जितने भी धर्म है उनका, उनकी अपनी निजी संस्था है। वो आप चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे सिखों की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, चाहे ईसाइयों के चर्च, वो अपने अपने गुरुद्वारे, अपने चर्च, अपने सिर्फ एक मंदिर है जो सरकार द्वारा नियंत्रित है, और पैसा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके प्रचार प्रसार तो पर लगता ही नहीं ना, जो सनातन प्रचार प्रसार कुछ नहीं। तो उस दृष्टि से अगर सोचे तो ये एक देर से उठा कदम है, और इसमें जो 160 किलोमीटर की यात्रा से बात नहीं है, बात तो एक लंबी दौड़ की चले। देखिए जितनी यात्रा, इसमें एक और मैं चीज कहना चाहता हूँ कि ये हमारे गीता में संदेश है, अपने हक के लिए लड़ना और मरना, दोनों चीजें, लड़ो भी मरो भी। और सड़क पे हिंदू इस तरह कोई आया ही नहीं। हिंदू सिर्फ वो त्याग वाली भावना में रहा कि हम सहनशीलता वाली, क्योंकि 1000 साल की 500 ग्रामीण थे, उसी में लगते। जो महाभारत है कि अपने हक के लिए, ये अपने हक के लिए नहीं, किसी के विरोध में नहीं निकले। एक बात और है, ये किसी के विरोध में नहीं, ये अपने हक के लिए कि हमारा हक है, हमें हक है। तो ये एक अकेले की लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई है, लंबी सोच है। इसको अगर उस हिसाब से सारा संत समाज देखे, अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है, वो सनातन संस्कृति को एक जैसे पौधे को संभाल के वो सींचना होता है, वो काम करें, तब अगले 10-20 साल में हम फिर दोबारा भारत में सनातन संस्कृति को मजबूत उदाहरण दे सकेंगे। तो ये एक अच्छी है, जात पात से ऊपर उठकर गो ज्ञात्री और गुरु की बात करी जा रही है, और सनातन बोर्ड की बात किया है कि ताकि हिंदू मंदिर बहुत गरीब भी हैं, छोटे, मतलब आर्थिक हिसाब से उनकी कठिनाइयाँ, आर्थिक परेशानियाँ, उनकी मदद हो सके। हिंदू समाज में गरीब, जब पिछड़े या दलित है, उनकी मदद हो सके। ये सारी चीजें जब सनातन बोर्ड बनेगा तो वो सोचेगा। जैसे वक्फ बनता तो अपने कम्युनिटी के लोगों को पढ़ाते भी हैं, उनका प्रचार प्रसार भी अपने करते, तो हमारा कोई नहीं करता। तो ये उस हिसाब से देखिए, इसको नेगेटिव या नकारात्मक है, क्योंकि ये अपने हक की बात कर रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं जाना है। ये चीज सबको स्पष्ट होनी चाहिए, इसको इस हिसाब से लिया जाना चाहिए। आगे प्रोग्राम चर्चा खास में चर्चा एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल की। हम लगातार सर के साथ शिरोमणि अकाली दल के बारे में चर्चा जो है वो करते रहते हैं। सर, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने इस्तीफा दे दिया, और उधर कोर कमेटी ने सुखबीर बादल को इस्तीफा वापस लेने की बात कहते हुए सामूहिक त्याग पत्र देने की बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अनिल जोशी और एनके शर्मा ने शिरोमणि अकाली दल से अपना त्याग पत्र दे दिया है। तो शिरोमणि अकाली दल में चल रहे इस सारे सियासी घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, पोजीशन ये है कि जो सुधार लहर वाली शिरोमणि, आप तो उन्होंने बोला कि हमने शिरोमणि अकाली दल सुधार लहर नाम से एक है, तो राजनीतिक टकराव ही चल रहा है, सत्ता किसके पास आया।
एनके शर्मा और अनिल जोशी के जो दोनों को त्याग पत्र आए हैं, अनिल शर्मा ने तो स्पष्ट सीधा कह दिया कि यहाँ पे अब पंथ की बात होती है, पंजाबियत की बात नहीं होती। मेरे को घुटन महसूस होती है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो अकालियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में केवल एक पंथ के साथ आप चल के ना तो सत्ता में आ सकते हैं, ना पंजाब का कुछ संवार सकते हैं। जब सत्ता नहीं तो संवारना क्या है, दोनों। दूसरी तरफ जो एनके शर्मा का वो है आस्था का प्रतीक कि मेरा सुखबीर बादल में आस्था, वो नहीं है तो मैं नहीं है। इसी तरह उनकी जो कोर कमेटी है, उन्होंने कहा कि अगर सुखबीर बादल नहीं तो हम सारे दे देंगे। तो ये शय और मात की राजनीति है, दबाव की राजनीति है। अकाल तख्त के जत्थेदार इधर अकाली दल के जो बुंदर है और श्रोमणी दल कमेटी के प्रधान, ये भी आपस में विचार कम है। जो सुधार लाल वालों की मुख्य मांग तो यही थी कि सुखबीर बादल रिजाइन करे। अब वो त्याग पत्र जो उन्होंने दिया इस ढंग से दिया कि उनको लाभ, बड़ी पॉलिटिकल आदमी, ये एक अपनी अपनी चाल के हिसाब से उन्होंने त्याग पत्र तो दे दिया जो उनकी मांग थी, पर उनको कोई लाभ नहीं मिला इस चीज का, इसलिए वो उनको कोई लगता है भाई हमें तो कुछ नहीं मिला, तो वो टकराव लगी। अब वो राजनीति में अपना नया दल बना के आना चाहते हैं। सच्चाई ये है, ये धरातल के जो सत्य ये है कि पंजाब में अकाली दल बादल का कमजोर होना पंजाबियत और पंजाब दोनों की भावना से नुकसानदेह है। इतनी पुरानी पार्टी को, और ये नुकसान खुद वो कर रहे हैं अपना। जो सुधार लहर वाले भी अपने इधर भी दोनों धड़ों में आपस में अहम की लड़ाई चल रही है। अस्तित्व की लड़ाई हो तो और बात है, फिर तो आपस में कंप्रोमाइज होता है। अस्तित्व बचाना भी चलो एक त्याग करता, दूसरा जुड़ जाता है। अब अहम की लड़ाई है, उस अहम में जो पंथ का भी नुकसान है और पंजाब का नुकसान हो रहा है। तो उसका जो लाभ मिला है, जैसे उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल गया, तो अगर इसी तरह चलते रहे तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये और कमजोर होंगे, पीछे छूटते जाएंगे। और विकल्प के रूप में कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, या भाजपा कोशिश कर रही है तीसरे स्थान पे, अब वो आ रही है। तो चाहिए तो ये कि अकाल तख्त को जो भी फैसला लेना है वो सुखबीर बादल को एक आध्यात्मिक या धार्मिक सजा लगा के, जो भी वो तो वो उनकी है, वो करके इसको खत्म करना चाहिए इस मुद्दे को। दूसरा ये है कि उनको ये चाहिए कि दोनों धड़ों को बिठा के एक प्रेसिडेंट सॉर्ट ऑफ बनाए टेम्परेरी, जो सारे फिर इलेक्शन संगठन के कराए और उसके बाद नया प्रधान बने, और फिर वो स्थाई तक ये सारा प्रोसेस हो कि अकाली दल एक यूनाइटेड अकाली दल बन के स्थाई के लिए तैयारी करे। अभी 2 साल है उनके पास। अगर अगले 6 महीने में कुछ इसी तरह टकराव बढ़ता गया तो फिर मैं समझा कि गाड़ी इनकी काफी पीछे छूट जाएगी। सुखबीर बादल का मेरी दृष्टि से अभी तत्काल रूप से कोई विकल्प डेवलप नहीं है, और आने वाले 6 महीने में होगा भी नहीं। इनका अगर चाहिए तो ये कि एक प्रेसिडेंट बने, उसके 10, 11, 12 आदमी बने, चाहे एक सीनियर एज से बना लें, बीच में सुखबीर बादल को एक प्रोमिनेंट सिचुएशन मिले, और बैठ के ये आत्मचिंतन करें कि हमने आगे अगले 20 साल में, 25 साल में पंजाब को कहाँ ले जाना है, पार्टी को कहाँ ले जाना है। अगर ये सत्ता में 10 साल और ना आए तो फिर ये एक हताशा की स्थिति में होगी, और हताशा की स्थिति में फिर जब आदमी आता तो ठीक निर्णय नहीं ले पाता। तो फिर वो राजनीतिक है या चाहे धार्मिक निर्णय होंगे, फिर वो पंजाब के लिए नुकसानदायक होंगे। तो चाहिए तो ये, जब पंजाब का हित है तो फिर अपने हित को छोड़े, पंजाब और पंथ के हित को आगे लाएं। ये व्यक्तिगत हितों को त्याग करेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। क्योंकि भाजपा इनके सामने है, भाजपा की कोशिश लगी हुई है पिछले, बेशक वो सफल नहीं हो रहा, उसने एक वर्ग विशेष से निकल के अब पंजाब में भी और राष्ट्र स्तर पे भी हर वर्ग का, दलित, पिछड़े, अगड़े, जो अल्पसंख्यक समुदाय के, सबको जगह दे रही है अपने अपने हिसाब से। कहाँ से जीत के हिसाब से, राजनीतिक जीत कहाँ पे मिलती है, वो भी सत्ता कैसे। इसी तरह पंजाब में अगर अकाली दल ने सत्ता में आना तो उसको सब पंजाबियों को अपने जगह देनी पड़ेगी, तभी आएंगे। एक पंथ तक रुक कर वो फिर एक सीमा तक रह जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सके। क्योंकि अगर आप सोचें तो जहाँ पे जो जट है वो 18-19% है, फिर मजबी सिख आ जाएंगे, फिर दूसरे जो अरोड़ा या भापे जिनको कह लेते हैं
वो फिर आपस में बढ़ते जाएंगे। पंथ में भी आगे फिर वो चलते हैं। गुरुद्वारे तो बने हुए हैं, बिल्कुल। शमशान भी बने हुए हैं, अब अलग अलग बनने शुरू हो गए हैं। हम्म, तो ये रामदास ये और जो रविदास, ये सारी व्यवस्था नहीं आनी चाहिए। ये गुरुओं ने तो जात पात को खत्म किया था, बिल्कुल। तो ये फिर उसी तरह अगर सोचने शुरू होगा तो ये पंथ और तो पंजाब विलुप्त को हो आगे जाएंगे। करें, अपने को पीछे रखें। बिल्कुल। जब अपने को पीछे रखेंगे तभी बात बनेगी, अगर अपने को पहले रखेंगे तो फिर इनका भविष्य अंधकार कर, मैं इतना कह सकता हूँ। तो आज प्रोग्राम चर्चाएं खास में एक बार फिर से हमने सर के साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को साथ लेकर चर्चा की, लेकिन फिलहाल अपने इस प्रोग्राम को हम एक बार फिर से यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।